स्पेंसर एंड रिलीजन। हर्बर्ट स्पेंसर और रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि स्पेंसर का जो एवोल्यूशन का नजरिया था, किस तरह वो रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह परवान चढ़ा और किस तरह उसने इफेक्ट किया रिलीजन को, एवोल्यूशन की जो थ्योरी है। तो स्पेंसर बॉर्न 1820 इन इंग्लैंड, डर्बी में, लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री, ओल्डेस्ट ऑफ 9 जो चिल्ड्रन कहा जाता है जिसको, कि वो ओल्डेस्ट थे, 9 बच्चे। द ओनली टू सर्वाइव रिलीजियस पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड, ये इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि वाहिद ये था जिसको स्पेंसर आप कह लें कि जितनी भी बैकग्राउंड थी उस वक्त, क्योंकि 1820 में अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो डेफिनेटली वहाँ पे जो रिलीजन का कॉन्टेक्स्ट है या फिलोसॉफिकल या पॉलिटिकल जितनी भी बैकग्राउंड है, वो डेट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्पेंसर जो था, इसकी यूनिक बात यह है कि इसने एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था, जो उसको खास तौर पे एवोल्यूशनरी प्रोसेस किस तरह होता है, और उसको इसने सोशलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा कि एवोल्यूशन जो है, क्या सोसाइटी का भी एवोल्यूशन होता है, और सोसाइटी के अंदर जो सोशल एवोल्यूशन की बात की, वो हर्बर्ट स्पेंसर पहला शख्स है इस हवाले से, खास तौर पे जो वेस्टर्न यूरोप की हम अगर सोशलॉजिकल बैकग्राउंड या सोशलॉजिकल हिस्ट्री की बात करें। So evolution, according to Spencer, is a change from state of relatively indefinite, incoherent homogeneity to a state of relatively definite, coherent heterogeneity. तो सिंपल मानों में ये कह लें कि एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू स्पेंसर ये एक स्टेज से दूसरी स्टेज, यानी एक फेज से दूसरी फेज सोसाइटी मूव करती है कि जब इनडेफिनेट चीज़ें हों, एक स्टेट ऑफ अफेयर इनडेफिनेट हो, उसके अंदर कोहेरेंस की कमी हो, यानी ऑर्गेनाइज्ड ना हो, या ज़्यादा होमोजेनिटी हो, यानी एक जैसे होमोजीनियस पीपल, यानी एक जैसे लोग वहाँ पे, एक तरह की सोसाइटी, एक तरह का रस्म रिवाज, एक तरह का खाना पीना, एक तरह की ड्रेसिंग, उसको होमोजेनिटी कहते हैं। तो वो कहता है कि फेज में तब्दीली आती है जब सोसाइटी आगे मूव करती है, तो वहाँ पे फिर सोसाइटी होमोजीनियस नहीं रहती बल्कि हेट्रोजीनियस हो जाती है, और वहाँ पे रिलेटिवली यानी कंपैरेटिवली अगर कंपैरिजन करें उसका, तो वहाँ पे कोहेरेंस भी आपको मिलने को मिलती है। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन आपको मिलते हैं, और सोसाइटी के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट लेयर्स सोसाइटी की आपको मिलती हैं जब एवोल्यूशनरी प्रोसेस आगे को चलता है, और ये प्रोसेस फिर अल्टीमेटली जाके सोशल लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो स्पेंसर आर्ग्यूड दैट द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज फार फ्रॉम बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर एवोल्यूशनरी फिनोमिनन बट अ स्पेशल केस ऑफ ए यूनिवर्सली एप्लीकेबल नेचुरल लॉ। यानी मतलब सिंपल उसका ये है कि जिस तरह दूसरे नेचुरल लॉज हैं और जो ग्रो करते हैं डिफरेंट, जो नेचुरल वर्ल्ड है जिसको आप फिजिकल वर्ल्ड कह रहे हैं, वहां पे भी एवोल्यूशन होता रहता है और चीजें आगे मूव करती हैं, इसी तरह सोसाइटी के अंदर भी मूव करती हैं। लेकिन डिफरेंस में ये है कि जहाँ पे ह्यूमन सोसाइटी ग्रो करती है तो वहां पे ह्यूमन कॉन्शियसली इंटरवेंशन करते हैं, उसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती है, ह्यूमन कॉन्शियस एफर्ट्स होती हैं, जिनका मकसद ये होता है कि वो चेंज को डायरेक्शनल कर दें, यानी चेंज को एक डायरेक्शन में मूव कर दें। जबकि नेचुरल लॉ में ऐसा नहीं होता, जो फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। तो सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू स्पेंसर कैन बिकम ए साइंस ओनली व्हेन इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ बिलीफ इन अ सोशल ऑर्डर नॉट कंफर्मिंग टू नेचुरल लॉज। तो स्पेंसर के मुताबिक सिर्फ जो वो सोसाइटी ही जिसमें सोशल ऑर्डर होता है, जिसमें बिलीफ सिस्टम होता है, वो ही आगे मूव करती है और उसमें आगे एवोल्यूशन की तरफ जाती है। हर सोसाइटी इस तरह ऐसे मूव नहीं करती। सो उसका मकसद ये था कि वी कैनॉट नो द नेचर ऑफ रियलिटी इन इटसेल्फ, कि रिलीजन की कोई रियलिटी है या नहीं, यानी रिलीजन एक हकीकत है या नहीं, या रियलिटी इन इटसेल्फ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। वो कहता है इसके बारे में आई एम नॉट श्योर, हम श्योर नहीं है कि रियलिटी करती है कि नहीं। बट उसकी वजह क्या है अकॉर्डिंग टू स्पेंसर, कि फंडामेंटली वो कहता है कि हमें पता नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीजें रियलिटी में होती हैं जो
अननोएबल होती हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, हमें उसके बारे में आगाह नहीं होते, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अनलाइक कि हमें जैसे टाइम का पता है, हमें मोशन का पता है, हमें सब्सटेंस का पता है, जो फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें हैं। लेकिन जब हम स्पिरिट की बात करें, जब हम बिलीफ सिस्टम की बात करें, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का हमें पता नहीं होता कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। क्योंकि मार्क्स के मुताबिक वी कैनॉट नो एनीथिंग नॉन एम्पिरिकल। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि खुदा का जो तस्वर है दैट इज नॉन एम्पिरिकल, जिसको एम्पिरिकल आप जज नहीं कर सकते। जिस तरह हम चीज़ों को देख के मैयर कर सकते हैं, उनको एविडेंस दे सकते हैं। तो मार्क्स कहता है कि जो कि खुदा की ज़ात जो है, वो एंटिटी जो है, वो नॉन एम्पिरिकल है, लिहाजा उसको हम नहीं जानते कि वो रियल में एग्जिस्ट करता है या रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक रियलिटी है या रियलिटी नहीं है। हम ना उसका इनकार कर सकते हैं और ना उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो स्पेंसर वाज अ क्रिटिक ऑफ रिलीजन इन दिस सेंस। अगर बात हम इसी सेंस के हवाले से करें कि खुदा का क्या तस्वर उसके नज़दीक है, वो हकीकत है या नहीं है, तो ही वॉज अ क्रिटिक। वो क्रिटिकली यानी उसको देखता है इसको, और रिलीजन प्रैक्टिस को, रिलीजन डॉक्ट्राइन को, उसके बिलीफ सिस्टम को वो चाहता है कि उनको जब तक एम्पिरिकली इन्वेस्टिगेशन ना की जाए, उनकी असेसमेंट ना की जाए, उनकी मेजरमेंट ना की जाए, तो तब तक, उस वक्त तक हम उनको रियलिटी नहीं मान सकते। तो दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि उसके नज़दीक जो रिलीजन है दैट इज रियल और नॉट रियल। तो ये दरमियानी जो स्टेज है, जिसको आप एग्नोस्टिसिज्म कह लें। एग्नोस्टिक वो शख्स होता है जो ना इनकार करता है ना उसका इकरार करता है। तो दरमियान की जो पोजीशन है उसको एग्नोस्टिक कहते हैं, या एग्नोस्टिसिज्म एक थॉट है उसको कहते हैं। तो स्पेंसर बुनियादी तौर पे एग्नोस्टिक है। तो उसके नज़दीक ये जो जो रिलीजन है, जिसको थीइज्म कहा जाता है, तो वो उसके हिसाब से नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो कोई इस तरह का मीन्स वो कहता नहीं है कि जिस तरह डिवाइन लॉज जो हैं या डिविनिटी है, जिसको कुदरत कह लें, जिसको गॉड को कॉन्सेप्ट कह लें, उसको देखा जा सके, उसको टेस्ट किया जा सकता है सके, या एम्पिरिकल एविडेंस किए जा सकें। सो इन नटशेल वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू स्पेंसर, रिलीजियस बिलीव्स आर ट्रू और नॉट ट्रू, वी डोंट नो, क्योंकि वो फंडामेंटल हैं या नहीं है, रियल हैं या नहीं है। स्पेंसर इस बात पे बिलीव नहीं करता, बल्कि वो उसको एक क्रिटिक की नज़र से या एक शक की नज़र से उसको देखता है कि इसमें ट्रूथ है या नहीं है।